पैरामेडिकल की प्राइवेट क्लासेस की वीडियो नंबर 5 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार, यूपी और झारखंड पैरामेडिकल 2022 की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार से यह प्राप्त होता है, यानी सी वीड्स ऑप्टेंस। तो आपको बताना है बच्चों, समुद्री खरपतवार से इन चारों में से क्या प्राप्त किया जा सकता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन या एलिग्नेट। जल्दी से जवाब दीजिएगा, समुद्री खरपतवार से क्या चीज़ प्राप्त किया जा सकता है, क्या प्राप्त होता है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी एलिग्नेट, देन आपका आंसर सही है। तो समुद्री खरपतवार से जो है एलिग्नेट प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया था एलिग्नेट से संबंधित ही, कि एलिग्नेट जो है किससे प्राप्त किया जाता है, बताइए तो बच्चों। एलिग्नेट, देखिए ये भी प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया था। एलिग्नेट जो है किनसे प्राप्त किया जाता है, किनसे प्राप्त किया जाता है बच्चों। देखिए ऑप्शन अगर मैं आपको दूं तो आप बता सकते हैं। चलिए ऑप्शन मैं दे देता हूं, बताइएगा। देखिए पहला ऑप्शन मैं दे दिया जीवाणु, दूसरा ऑप्शन मैं दे दिया यहाँ पे कवक, है ना, और तीसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ बच्चों यहाँ पे शैवाल। चलिए बताइए तो, जल्दी से बताना है, एलिग्नेट जो है किनसे प्राप्त होता है, किनसे प्राप्त किया जाता है बच्चों। तो वेरी गुड, याद रखना है, सवाल से, है ना, सवाल से जो है ये एलिग्नेट प्राप्त होता है। और देखिए बात आई है सवाल की, जिसको एल्गी कहते हैं, है ना। तो प्रश्न यहाँ पे पूछ लेता है, द स्टडी ऑफ एल्गी। बताइए सवाल का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है बच्चों। तो जल्दी से बताइए बच्चों, द स्टडी ऑफ एल्गी, यहाँ पे पूछा जा सकता है द स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवाल का। जी हाँ दोस्तों, शैवाल का अध्ययन जो है विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है फाइकोलॉजी में। क्या कहा जाएगा, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में जो है हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एसिडोफाइल है, क्या है, आर्कोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, या फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। जल्दी से बताइएगा बच्चों, यहाँ पे एसिडोफाइल जो है ये क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो ये क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया है, ये आर्कोबैक्टीरिया है। ठीक है, एसिडोफाइल जो है ये आर्कोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा माना जाता है ना कि ये आर्कोबैक्टीरिया पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के ठीक बाद इसका जो है उद्भव हुआ है ना। और ये कहाँ रहता है, ये अत्यधिक प्रतिकूल, जैसे लवणीय क्षेत्र में मिलेगा, दलदली क्षेत्र में मिलेगा, है ना, गर्म झरने वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ मिलेगा, है ना। तो बोल सकते हैं कि ये अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों, जैसे लवणीय क्षेत्र हो गया आपका, है ना, लवणीय क्षेत्र हो गया, साथ में दलदली क्षेत्र हो गया, है ना, और फिर मतलब इस तरह भी बोल सकते हैं आप लोग, जहाँ गर्म झरने वगैरह होता है वहाँ पे जो है ये आपको मिल जाएंगे, यानी वहाँ पे ये रहते हैं। कौन, आर्कोबैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यह अर्धश्वासित अंगक है, यानी इट इज सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेल। जल्दी से बताइएगा कौन सा अर्धश्वासित अंगक है इन चारों में से। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है झिल्लियाँ, चौथा ऑप्शन है केंद्र। जल्दी से बताना है कौन सा अर्धश्वासित अंगक है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी माइटोकॉन्ड्रिया, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये अर्धश्वासित अंगक है ना, ये अर्धश्वासित अंगक है। और इसे जो है ना कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसको। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है इसको, है ना, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों इसमें एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये सभी आप बच्चे जानते होंगे कि इसमें एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। देखिए बात आई है राइबोसोम की, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। राइबोसोम जो है ना, इसमें
प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं हम लोग, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, साइटोकाइनेसिस इसमें प्रारंभ होता है, यानी आपको बताना है कि जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो किस में स्टार्ट हो जाता है ना। पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, पश्चावस्था में, अंत्यावस्था में। जल्दी से बताइएगा, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन, मतलब किस में ये स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जवाब देना है। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो है किस में प्रारंभ होता है? पश्चावस्था में प्रारंभ होता है, यानी एनाफेज में जो है ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, एनाफेज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर प्रश्न ये रहता है कि साइटोकाइनेसिस किस में समाप्त हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर प्रारंभ बना देकर समाप्त बोल दे, एंड बोल दे, तब क्या आंसर होता? तो बच्चों साइटोकाइनेसिस किस में जो है समाप्त होता है? तो ये समाप्त होता है बच्चों अंत्यावस्था में। किस में? अंत्यावस्था में, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज में जो है ये प्रोसेस समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्टूडेंट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव रुधिर कोशिकाओं के समपराशरी सोडियम क्लोराइड विलयन है, यानी मानव रुधिर कोशिकाओं के जो समपराशरी सोडियम क्लोराइड का विलयन होता है वो कितने परसेंट का होता है? ठीक है, तो जल्दी बताइए, 9%, 0.9%, 1.9% या 5%? देखिए डायरेक्ट याद कर लेना है ना आपको, कि भैया मानव रुधिर कोशिकाओं के समपराशरी सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है वो होता है 0.9%। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है 0.9% जो है ये मानव रुधिर कोशिकाओं के समपराशरी सोडियम क्लोराइड का विलयन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, ग्लाइको अपघटन यहाँ होता है, यानी ग्लाइकोसिस टेक्स प्लेस एट। देखिए ग्लाइको अपघटन को एक और नाम से जानते हैं, यानी इसको ग्लाइकोसिस भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में यही पूछा है कि ये ग्लाइकोसिस का जो प्रोसेस है ये कहाँ पर संपन्न होता है ना, कहाँ पर ये होता है? जल्दी से बताइए, केंद्रों में होता है, राइबोसोम पर होता है, कोशिका द्रव में होता है या झिल्लियों में होता है? जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल फास्ट। ग्लाइको अपघटन या जिसको ग्लाइकोसिस भी कहते हैं, ये कहाँ पे संपन्न हो जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो ये कोशिका द्रव में संपन्न हो जाता है। देखिए यहाँ पे ग्लाइको अपघटन की बात करें तो ये कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है, और ग्लाइकोसिस की अभिक्रिया जो है कोशिका द्रव में पूर्ण रूप से संपूर्ण तरीके से जो है संपन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, चीड़ प्रदर्शित करता है एक, यानी चीड़ जो है ये क्या प्रदर्शित करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? जाति को, क्रम को, कुल को या वंश को? चीड़ प्रदर्शित करता है एक, तो ये बच्चों किसको प्रदर्शित करता है? वंश को, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, किसी परिपथ में 220 वोल्ट विभवांतर पर 5 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, यही पूछा गया है। देखिए सो सिंपल प्रश्न है। तो अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट विभवांतर दे दिया है ना, यानी विभवांतर जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और इसको V से डिनोट करते हैं, तो ये हम लोग का दे दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद जो है बोल रहा है कि इस पर 5 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है, यानी करंट जिसको I से डिनोट करते हैं, ये भी दे दिया गया है 5 एम्पियर। और फिर उसके बाद पूछा है कि प्रतिरोध का मान यानी R का मान क्या होगा। तो अब आप ही बताइए बच्चों, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? VIR। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ से कि V बराबर क्या होता है? I/R होता है। तो हमको R निकालना है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। तो भैया R बराबर V कितना है? देखिए तो V कितना है? 220 वोल्ट है, 220।
लिख दीजिए, अपॉन में आई कितना है 5 एम्पियर है, 5 लिख दीजिए। काटिए तो 220 को काटिए 5 के पावर से, 5 चौके 20 और फिर 5 चौके 20, यानी यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा 44 ओम जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को हम लोग ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक समान बल के अधीन कोई पिंड 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है, बल व पिंड के भार में अनुपात क्या होगा, यही बताना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे बल और पिंड के भार में क्या अनुपात होगा, क्या रेशियो होगा, यही पूछा है ना। तो देखिए यानी यही पूछा है, फोर्स और पिंड के भार यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रेशियो होगा, यही पूछा गया है। कैसे बनाइएगा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फोर्स और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी F अपॉन W, है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है। ठीक है, और फिर अपॉन में वेट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी, ये होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो m से तो m कैंसिल हो गया, है ना। अब आपको a मालूम चल जाए और g तो मालूम है ही, उसके बाद आप लोग का जो है पता चल जाएगा कि ये रेशियो क्या होगा। तो आइए अब क्वेश्चन को जो है, क्वेश्चन में जो जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो बोल रहा है, एक समान बल के अधीन कोई पिंड 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है। देखिए टाइम कितना लगता है 10 सेकंड, और 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है, यानी यहाँ से s 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ गए। अब देखिए बच्चों, कोई पिंड है ना, कोई पिंड, देखिए मान लेते हैं कोई पिंड है। अब आप ही बताइए, ये पिंडवा 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय करता है, तो आप ये बताइए कि पहले तो ये विराम अवस्था में रहा होगा, ऐसा थोड़ी कि एकदम से गति में आ गया और ये 10 सेकंड में 7 मीटर की दूरी तय कर लिया इसने, ऐसा तो नहीं है ना। शुरू में ये पिंड तो एकदम विराम अवस्था में होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी इसकी, बताइए। शुरू में अगर मान लीजिए ये पिंड विराम अवस्था में है, यानी रेस्ट पोजीशन में है, यानी इसमें गति है ही नहीं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी यू क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो 0 होगा। तो यहाँ से यू भी पता चल गया आपको कि 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए टी मालूम है, एस मालूम है, यू मालूम है। अब ए आप लोग निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे इन चारों के बीच क्या रिलेशन होता है, यानी यहाँ पे गति का देखिए 3 इक्वेशन होता है ना, तो उन तीनों इक्वेशनों में से एक सेकंड इक्वेशन होता है, वही यहाँ पे अप्लाई होगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या होता है बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये होता है s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन के माध्यम से आप लोग a निकाल सकते हो। कैसे, तो देखिए s जो है 7 मीटर दे दिया है, बराबर में u कितना है 0 है ना, और गुने में t कितना है 10 है सेकंड, और प्लस में हाफ ए कितना है बच्चों, ये तो निकालना है, और टी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100 हो जाएगा। तो इस 7 बराबर 0 प्लस में, अब देखिए इसको काट दीजिए, 100 को काटिए 2 के पास से 50 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से 50 ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 गुने ए देख रहे हो ना, 50 गुने तो 50 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 50 ए बराबर 7, यानी ए बराबर 7/50। तो इसको भाग दीजिएगा ना, 7 में 50 से भाग दीजिएगा, तो ये 0.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आ गया ए। तो ए आ गया, है ना। निकालना क्या था, F/W यानी फोर्स, और देखिए बल और पिंड के भार, यानी बल और पिंड के भार यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रेशियो निकालना था। तो देखिए हम लोग को मालूम है, जब हम लोगों ने इतना किया था तो m से तो m कैंसिल हो गया था ना, तो a अपॉन जी ही, तो a का वैल्यू कितना आया देखिए, तो a कितना आ गया, तो ये आ गया 0.14। ठीक है, अपॉन में अब w में देखिए यहाँ पे क्या बचा था, केवल g ही बचा था, क्योंकि m से तो m कैंसिल हो गया था ना, तो g बचा। g का वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है, 9.8 होता है, समझ में आया। तो बस अब इतने कोई सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से मैं अगर दशमलव को हटाऊँगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी दशमलव कट जाएगा। कैसे, तो आप ही लोग बताइए। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है, 0.14 था और अपॉन में 9.8 था। ठीक है,
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 14/100, इतने को केवल 0.14 को इतना लिख सकते हैं, और फिर अपॉन में 9.8 है ना, तो इसको भी 98 अपॉन में 10 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो देखिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14/10, और फिर गुने में कितना आ जाएगा, ये देखिए एक ऊपर चला जाएगा, ये 98 नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1:70। तो देखिए इतने को जब सॉल्व कीजिएगा ना आप लोग 0.14 9.8 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:70। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को फिर से देख लीजिए। ठीक है, मतलब इतना जान लीजिए, जब हम लोग F/W कितना आया था, ये आया था 0.14 अपॉन में 9.8। जब इतने को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका ये 1:70 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, विरामावस्था से एक पत्थर को गिराया जाता है एवं वह गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरता है। पहले 2 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, जबकि आपको स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मोशन टॉपिक का है, और ये टाइप कौन सा है बच्चों, तो ये टाइप है मोशन अंडर ग्रेविटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको अच्छे से बच्चों, आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, यानी गुरुत्व में गति, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर ए जो है ना बराबर हो जाता है स्मॉल जी के, बस इतना ही समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का यही मतलब है कि बच्चों विरामावस्था से एक पत्थर को गिराया जाता है, तो भैया अब उस पत्थर को गिराया गया है ना विरामा अवस्था से, ठीक है, विरामा अवस्था से एक पत्थर को गिराया गया, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। मैंने बताया था अगर कोई भी वस्तु हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर वो विरामावस्था में होती है तो वहाँ इनिशियल वेलोसिटी u0 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब उस पत्थर को गिराया जाता है तो भैया वो गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरता है, तो पहले 2 सेकंड में। अब देखिए यहाँ पे टाइम भी दे दिया गया है, क्या 2 सेकंड, यहाँ पे बच्चों टाइम भी आप लोग को दे दिया गया है 2 सेकंड। ठीक है, अब देखिए पत्थर जो है ना ऊपर से गिराया जाता है। देखिए मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग पे कोनो एक छोकरा है, कोनो आदमी है, और इस आदमी के हाथ में एक पत्थर है। अब ये पत्थर को गिराएगा नीचे, यानी ऊपर से। देखिए एक पत्थर को गिराया जाता है, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहा है, तो इस केस में जी जो है प्लस में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, यही होगा, मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे u दे दिया गया है, t भी दे दिया गया है, g भी आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लीजिए, है ना। अब उसके बाद जो है इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यानी s क्या होगी, ये बताना है। कौन सा इक्वेशन लगेगा बाबू, यहाँ पे गति का कौन सा इक्वेशन लगेगा, तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ पे गति का सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लिखना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो ये होता है बच्चों s बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, s आ जाएगा। तो u कितना है, 0 है, t कितना है 2 सेकंड है, तो 0 गुने 2 हो जाएगा, प्लस में हाफ, g कितना है बच्चों 9.8 ही है, और t का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा। तो इसको काटिए ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा 9.8 गुने में 2, यानी 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19.6 मीटर जो है आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, पानी पर तैरती किसी वस्तु का जो आभासी भार होता है वो किसके बराबर होता है, यानी वस्तु के वास्तविक भार के बराबर होता है, या वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, या वास्तविक भार तथा हटाए गए द्रव के भार के अंतर के बराबर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार जो है, यानी पानी पर तैरती वस्तु का जो आभासी भार है वो किसके बराबर होता है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी वास्तविक
भार तथा हटाए गए द्रव के भार के अंतर के बराबर होती है। यानी इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वास्तविक भार है ना तथा हटाए गए द्रव को इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, विस्थापित द्रव, विस्थापित द्रव। ठीक है, यानी इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि भैया पानी पर तैरती किसी वस्तु का जो आभासी भार होता है वो वास्तविक भार तथा विस्थापित द्रव का भार का जो अंतर है वही हमारा आभासी भार होता है। ठीक है, आभासी भार क्या होता है, तो वास्तविक भार तथा विस्थापित द्रव का भार का जो अंतर होता है, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, वही हमारा आभासी भार कहलाता है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक चश्मे के लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, है ना, कितनी होगी, 2 डायोप्टर, -3 डायोप्टर, -2 डायोप्टर या 1 डायोप्टर। जल्दी से बताना है। एक चश्मे के लेंस की जो फोकस दूरी है वो -50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता यानी पावर पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर फोकस दूरी यानी एफ जो है आपको दे दिया गया है -50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद अब निकालना क्या है, इसकी क्षमता यानी पावर निकालनी है। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, तो पावर ही निकालना है ना, तो पावर बराबर 1/f कितना दे रखा है, तो ये -50 सेंटीमीटर है। लेकिन हमको पता है कि ये चीज़ जो सेंटीमीटर में होता है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमको डायोप्टर में चाहिए ना, तो इसको इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ही बताइए 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये 1/100 मीटर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे 100 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ से पावर कितना आ जाएगा, देखिए 2 पर चला जाएगा यानी -2 डायोप्टर जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी पावर -2 डायोप्टर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से संयोजित किया जाता है तो लैंप में धारा होगी, है ना। यानी देखिए एक 55 वाट के लैंप को 220 वोल्ट के मुख्य तार से जोड़ा गया है। ठीक है, तो उसके बाद लैंप में प्रभावित होने वाली धारा यानी करंट का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो मुझे ये बताइए आप लोग कि भैया ये जो 55 वाट का लैंप है ये क्या है, एक तरह से यानी 55 वाट, तो वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो यहाँ पर पावर दे दिया गया है, पावर दे दिया गया है कितना, 55 वाट दे दिया गया है। इसके बाद 220 वोल्ट के मुख्य तार से इसको जोड़ा जाता है, यानी वोल्ट जो है ये 220 वोल्ट दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपसे पूछा गया है लैंप में धारा होगी, यानी करंट पूछा है, आई पूछा है। ठीक है, तो अब आप ही बताइए इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है देन आप लोग बता सकते हैं। तो अब बताइए क्या होता है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए P बराबर होता है V × I। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए निकालना क्या है, I निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा बच्चों P/V हो जाएगा। ठीक है, P कितना दिया हुआ है 55 वाट और अपॉन में V कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, काटिए ना, इसको काटिएगा तो ये 1/4 यानी ये 55 के पहाड़ा में 220 कितना बार में आएगा, 4 बार में आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। और 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.25। तो 0.25 जो है यानी आई निकल कर आ गया, यानी इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो 0.25 एम्पियर जो है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का प्रदीप्त भाग कौन सा है ना। मोमबत्ती की ज्वाला का प्रदीप्त भाग कौन सा होता है बताना है। मध्य क्षेत्र वाले भाग को कहते हैं प्रदीप्त क्षेत्र, या सबसे आंतरिक भाग वाले क्षेत्र को कहते हैं, या संपूर्ण ज्वाला वाले क्षेत्र को कहते हैं, या बाह्य क्षेत्र को कहते हैं। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन जो है मोमबत्ती वाले इस टॉपिक से पूछ ले जाते हैं, यानी मोमबत्ती की ज्वाला से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे प्रदीप्त भाग क्या है, अप्रदीप्त भाग क्या है, मध्य क्षेत्र क्या है, आंतरिक भाग क्या है, ये सभी मैं आपको बता देने वाला हूँ आज की क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से पहले आंसर देने का प्रयास कीजिए।
तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य क्षेत्र, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी, यानी मध्य क्षेत्र वाले भाग को ही हम लोग प्रदीप्त भाग कहते हैं। आइए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। तो देखिए स्टूडेंट, ये बेसिकली हम लोग का हो गया मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती। ठीक है, अब देखिए मोमबत्ती की लौ को जो है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्र है बाह्य क्षेत्र है, दूसरा मध्य क्षेत्र है, तीसरा आंतरिक क्षेत्र है। क्या मैं बताया, ये मोमबत्ती है बच्चों, और मोमबत्ती की लौ को जो है 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है ना, जिसमें से पहला क्षेत्र है बाह्य क्षेत्र, दूसरा मध्य क्षेत्र और तीसरा आंतरिक क्षेत्र। तो आइए जानते हैं आंतरिक क्षेत्र के बारे में। तो आंतरिक क्षेत्र जो होता है ना, ये सबसे कम गर्म वाला भाग होता है। ये देख पा रहे हो, यही है, ये देख पा रहे हो ना आप लोग, यही हम लोग का मोमबत्ती में ये आंतरिक क्षेत्र वाला भाग होता है, और ये सबसे कम गर्म वाला होता है। ठीक है, इसको हम लोग गहरा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको गहरा क्षेत्र भी कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आइए इसके बाद मध्य क्षेत्र वाले भाग में। तो ये देख पा रहे हैं आप लोग, तो ये मोमबत्ती का मध्य क्षेत्र वाला भाग हो गया। ठीक है, मध्य क्षेत्र वाला भाग हो गया, इसको हम लोग कर्म तो आइए स्टूडेंट देखिए, जैसा कि ये मोमबत्ती है। ठीक है, क्या है बच्चों, मोमबत्ती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोमबत्ती की लौ को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला क्षेत्र जो है बाह्य क्षेत्र है, दूसरा मध्य क्षेत्र है, तीसरा आंतरिक क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए आंतरिक क्षेत्र, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये हो गया आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, और ये जो आंतरिक क्षेत्र होता है ना, ये सबसे कम गर्म वाला भाग होता है। ठीक है, इसको हम लोग बच्चों गहरा क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको गहरा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंतरिक क्षेत्र, और ये सबसे कम गर्म वाला क्षेत्र होता है, इसको गहरा क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसके बाद आइए मध्य क्षेत्र वाले भाग में। तो ये हमारा हो जाता है मध्य क्षेत्र वाला भाग। ठीक है, अब ये मध्य क्षेत्र वाला भाग है ना, ये कम गर्म वाला भाग है, कम गर्म वाला भाग है, यानी इसी को हम लोग जो है प्रदीप्त क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त क्षेत्र भी कहते हैं इसी को। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, और फिर अब इसके बाद ये वाला जो भाग है ना, ये बाह्य क्षेत्र वाला भाग है। ठीक है, बाह्य क्षेत्र वाला भाग है, यानी ये सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, सबसे ज़्यादा गर्म वाला भाग है, इसको हम लोग अप्रदीप्त क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अप्रदीप्त क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया होगा सभी डाउट। तो बाह्य क्षेत्र जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है मोमबत्ती में। देखिए प्रश्न पूछ लेता है बच्चों कि मोमबत्ती में जो सबसे गर्म भाग होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है, तो वो बाह्य क्षेत्र होता है, इसको अप्रदीप्त क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। इसी प्रकार पूछ लेगा मोमबत्ती में सबसे कम, देखिए सबसे कम बोलेगा तब तो ये आंतरिक क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन अगर पूछेगा मोमबत्ती में कम गर्म वाला क्षेत्र कौन सा होता है, तो होता है मध्य क्षेत्र, और इसको प्रदीप्त क्षेत्र भी कहते हैं। अगर बोलेगा कि मोमबत्ती में सबसे कम गर्म क्षेत्र कौन सा होता है, तो ये आंतरिक क्षेत्र होता है, इसको हम लोग गहरा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है। कौन सा बहुलक जो है एक पॉलीएमाइड है, नायलॉन, रबड़, वल्नीकृत रबड़ या टेरिलॉन। जल्दी से जवाब दीजिएगा कौन सा। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज ए पॉलीमाइड। तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जवाब देना है। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा बहुलक एक पॉलीएमाइड है, तो ये है रबड़। ठीक है, रबड़। अब देखिए बात करेंगे स्टूडेंट नायलॉन की, तो ये क्या है, ये कृत्रिम पॉलीएमाइड है। क्या है बच्चों, यह एक कृत्रिम पॉलीएमाइड है, यह एक कृत्रिम पॉलीएमाइड है। ठीक है ना, हाँ जी। और अब देखिए टेरिलीन की बात करेंगे, तो ये फैब्रिक एवं सिंथेटिक पॉलिस्टर जैसा होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये जो टेरिलीन है ये फैब्रिक एवं सिंथेटिक पॉलिस्टर फाइबर टाइप का होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक क्लोरोफॉर्म कहलाता है। क्लोरोफॉर्म कौन सा कंपाउंड कहलाता है जी, यानी क्लोरोफॉर्म का यहाँ केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2Cl2 या CHCl3 या CCl4 या CH3Cl। जल्दी से जवाब देना है, सभी स्टूडेंट जवाब देंगे जी। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी
CHCl3, ठीक है। इसको ट्राईक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है। और इसी को बेसिकली हम लोग क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे CCl4 है, ये क्या है? तो ये है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है बच्चों? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए बात करेंगे CH3Cl की। तो ये क्या है? तो ये हमारा क्लोरोमीथेन है। क्या है बच्चों? क्लोरोमीथेन है। इसको भी अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। निम्न में से कौन सा अयस्क सीडेराइट कहलाता है? कौन सा और जो है ये सीडेराइट कहलाता है? देखिए FeCO3 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन Fe3O4 है, तीसरा ऑप्शन CuFeS2 है, चौथा ऑप्शन है Fe2O3 है, ठीक है। अब देखिए इसका नाम, देखिए FeCO3 जो है इसको आयरन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसका नाम क्या है? केमिकल नेम आयरन कार्बोनेट, ठीक है, आयरन कार्बोनेट है। और बात करेंगे Fe3O4, तो इसका क्या है? इसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयरन ऑक्साइड कहते हैं। अब बताइए जल्दी से, अब तो बता सकते हैं आप लोग, है ना। और ये CuFeS2 है, इसको क्या कहते हैं? कॉपर आयरन सल्फाइड। क्या कहते हैं बच्चों? कॉपर आयरन सल्फाइड, कॉपर आयरन सल्फाइड के नाम से इसको जानते हैं। ये सभी आपके प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है। और ये जो है Fe2O3, इसको क्या कहते हैं? आयरन 3। क्या कहते हैं बच्चों? आयरन 3 ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, या फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो जल्दी बताइए बच्चों क्या है इसका राइट आंसर, क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी FeCO3 यानी आयरन कार्बोनेट, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों निम्न में से कौन सा एक सीडेराइट कहलाता है? तो ये आयरन कार्बोनेट जो है ये सीडेराइट कहलाता है, यानी FeCO3 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।